धड़कना तुम्हारा काम है, तुम न धड़को तो इंसान मृत समान है। सुवासन न आए तो लोग कहते हैं कि व्यक्ति अब जीवन में नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन। ये पार्ट बी है। पार्ट ए में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सहनशीलता के ऊपर और शरीर गतिविधियों के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर बता चुका हूँ। ये जो हमारा पार्ट होने वाला है वो हृदय तथा श्वसन संबंधित प्रणालियों पर व्यायाम के प्रभाव, कि जो हम लोग व्यायाम करते हैं उसका हृदय और श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको तो पता ही होगा कि हृदय तथा श्वसन प्रणाली जो है हमारे शरीर के सभी हिस्सों में रक्त और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। ये आपको समझ है कि रक्त और ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है हमारा हृदय और श्वसन नली के थ्रू ही होता है। हृदय तथा श्वास संबंधी प्रणाली के भागों में दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हृदय श्वसन तंत्र और श्वसन तंत्र। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये करिएगा तो मुझे प्रोत्साहित मिलता है। साथ में आपने क्या करना है, अपने दोस्तों जो आपके साथ पार्टी पढ़ते हैं उसको भी इसके बारे में बताइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। और साथ में ये भी है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए। इससे क्या होता है, आपको अधूरा जानकारी रह जाती है आपके माइंड में। मेरा वीडियो जो होता है मैक्सिमम मैं 20 मिनट के बनाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए और आप बोर भी ना हो। चलिए हम अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। इसमें जो है हृदय संवहन तंत्र, इसमें 3 भाग होते हैं। एक तो हृदय होता है, एक रक्त होता है, रक्त वाहिका और रक्त, यानी हृदय, रक्त वाहिका और रक्त। ये 3 चीजें जो होती है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को वितरित करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि हमारे जो हृदय संवहन तंत्र के 3 पार्ट होते हैं कि हृदय, रक्त वाहिकाएं, रक्त, और इनका काम सिर्फ इतना सा होता है कि ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को वितरित करना होता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ने CO2 और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, हार्मोन और अन्य अणुओं को परिवहन करना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर के तरह संतुलित नियंत्रण करना, अंत में प्रतिरक्षी कार्यों को नियंत्रित करना, यही कार्य जो होता है हृदय का होता है, ठीक है। इसमें हो जाता है हमारे हृदय समय प्रणाली पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो तत्कालिक पड़ते हैं, जो आप व्यायाम करते हैं उसी समय आपके हृदय जो होता है बढ़ जाती है। दूसरा जो है दीर्घकालिक, यानी लंबे समय तक आपके शरीर में ये रहता है। हृदय संवहन प्रणाली के व्यायाम को अल्प अवधि तत्कालिक प्रभाव क्या होता है, यानी शॉर्ट टर्म इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहला तो प्रभाव यही दोस्तों पड़ता है कि हृदय में गति, यानी हृदय गति में वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट रेट। आपने देखा होगा कि व्यायाम के दौरान हृदय गति तेजी से बढ़ जाती है और यह मांसपेशियों की ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। क्योंकि अगर हमारा हृदय नहीं वृद्धि करेगी, हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो खेल में भाग ले रहे हैं, तो उनको पूरी पर्याप्त मात्रा में जो है उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दूसरा जो है रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड फ्लो। जैसे हृदय गति बढ़ती है, मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। नतीजन ये होता है कि ऊतकों तथा अंगों में रक्त की गति और प्रभाव भी बढ़ जाती है, काफी तेजी से वो बढ़ने लग जाती है। अगला जो है रक्त प्रभाव में बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। आपको देखा ही होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर जो होती है बढ़ जाती है। शरीर के चारों ओर अधिक रक्त पंप होने से धमनियों और दीवारों में रक्त का प्रभाव बढ़ने लग जाती है और लोग जो होते हैं काफी तेजी से सांस लेने लग जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी धड़कनों का आयतन में बढ़ोतरी। आपने देखा होगा इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि प्रति धड़कनों में निकलने वाली रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम या धड़कन का आयतन कहा जाता है। शरीर के चारों ओर अधिक रक्त पंप होने से धमनियों की दीवार में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हृदय प्रशासन बढ़ोतरी, यानी इंक्रीजिंग इन कार्डिक्स आउटपुट। हृदय प्रशासन हृदय द्वारा 1 मिनट में रक्त पंप बाहर निकालने करने की मात्रा होती है। इसका मापन लीटर प्रति मिनट में किया जाता है। हृदय प्रशासन स्ट्रोक वॉल्यूम धड़कनों और हृदय पर हार्ट का योग होता है। यदि स्ट्रोक वॉल्यूम या हृदय दर दोनों बढ़ जाते हैं तो हृदय प्रशिक्षण भी बढ़ जाता है। हृदय प्रक्षेपण व्यायाम की दर को अनुसार बढ़ जाता है। आराम के दौरान हृदय प्रक्षेपण 5 लीटर प्रति मिनट होता है, परंतु जटिल शारीरिक क्रियाओं के दौरान 20 से 40 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ जाता है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि अगर आप आराम अवस्था में हो तो आपका जो हृदय प्रक्षेपण होगी वो 5 लीटर प्रति मिनट से होगी, 5 लीटर प्रति मिनट से। अगर वही आप शरीर व्यायाम कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो आपका 20 से 40 लीटर प्रति मिनट के दर से बढ़ जाती है। तो इसे आप समझ सकते हो कि हमारा हृदय में कैसे कार्डिकल आउटपुट होती है। उसके बाद जो हमारा हृदय संवाहनी प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभाव, आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी
लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। यदि लंबे समय के लिए व्यायाम किया जाए तो मानव शरीर के हृदय नालिका प्रणाली में कई अनुकूलन आ जाता है। हृदय व्यायाम दीर्घकालीन प्रभाव कहा जा सकता है। व्यायाम द्वारा कई दीर्घकालिक प्रभाव निम्नलिखित दिए गए हैं, जैसे कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे इस पर। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि हृदय रोग की संभावनाएं कम होना। आपको पता ही होगा कि रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ द हार्ट डिसीजेज। नियमित व्यायाम द्वारा रक्त में तनाव संबंधी को संचलन में कमी आ जाती है। इसके द्वारा रक्त नालिका मार्ग खुल जाती है। आपने देखा होगा कि आप बार बार एक्सरसाइज करो तो हमारी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो बढ़ने से क्या होता है, जो आपकी नालिका जो गंदगी भरी होती है वो साफ हो जाती है। जैसे कम मैल आपको प्लग्स उत्पन्न होने के कारण हृदय संबंधी रोग विकसित होने की संभावना भी कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। व्यायाम द्वारा हृदय रोगों की संभावना कम की जा सकती है। उसके बाद जो है हृदय के आकार में वृद्धि, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द हार्ट। आप इसे बात से ही समझ गए होंगे कि जब एक व्यक्ति द्वारा नियमित व्यायाम किया जाता है तो हृदय की मांसपेशियों का आकार और ताकत बढ़ जाती है। बाय वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपने देखा होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे अधिक अनुकूल होता है। हृदय की सतह सुदृढ़ और अधिक मोटा हो जाती है। अध्ययन दर्शाते हैं कि हृदय की मांसपेशियों की सतह यानी जो हमारा मायोकार्डिकल्स वॉल्स भी मोटी हो जाती है। ये जनरल सी बात है और आपने देखा भी होगा। उसके बाद जो हमारा है अगला पॉइंट, आराम की स्थिति में हृदय दर में कमी। आपने देखा ही होगा कि हमारा जो आराम की स्थिति में हृदय की जो दर में क्या कमी आती है, यानी डिक्रीजिंग इन द रेस्टिंग हार्ट रेट। नियमित व्यायाम द्वारा आराम की स्थिति में हृदय दर कम होती है। यदि एक व्यक्ति जिसकी आराम की स्थिति में हृदय दर 72 धड़कनें प्रति मिनट के हिसाब से है तो 10 सप्ताह के प्रशिक्षण या कार्यक्रम दिया जाए तो इस अवधि के प्रशिक्षण के बाद आराम की स्थिति में भी उसकी जो उसे 10 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं तो उसमें बहुत ही कमी आएगी। तो आपको पता है कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके जो है धड़कनें जो होती है तेज हो जाती है, लेकिन वही कार्य आप प्रति टाइम करते रहो, प्रति समय करते रहो तो इससे क्या होगा, आपकी जो धड़कनें होगी वो काफ़ी चेंज हो जाएगी। अगला जो है आराम की स्थिति में स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेस्ट। अगर रेस्ट करते हो तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज हो जाती है। नियमित व्यायाम द्वारा आराम की स्थिति में स्ट्रोक वॉल्यूम जो धड़कने के आयतन में बहुत काफ़ी वृद्धि होती है। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति में आराम की स्थिति में स्ट्रोक जो वॉल्यूम होती है वो होती है 50 से 70 मिली धड़कन प्रति व्यक्ति में, ठीक है। और जो सब प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका 70 से 90 मिलीलीटर धड़कनें हो जाती है। विशेष सहनशीलता युक्त खिलाड़ियों में जो सहनशील खिलाड़ी होते हैं उसको 90 से 110 मिली प्रति धड़कनें हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा रक्त दबाव में कमी, यानी डिक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। देखिए दोस्तों, डिक्रीज करना ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी होती है क्योंकि नियमित व्यायाम द्वारा आराम की स्थिति में प्रकुंचक रक्त प्रभाव जो आपके जो स्टॉलिक्स ब्लड प्रेशर होती है और अनुस्थितिक यानी रक्त दबाव यानी डायस्टोलिक्स ब्लड प्रेशर होती है वो 10 mmHg के कम हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो डायस्टोलिक्स ब्लड प्रेशर होती है उसको कैसे कम किया जा सके। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा रक्त प्रवाह में वृद्धि, यानी इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड फ्लो। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए शरीर को कोशिका यानी कैपिलरी की संख्या बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई व्यायाम करते हो तो आपकी मांसपेशियां जो होती है उसमें कैपिलरीज की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। वर्तमान कोशिका भी अधिक खुल जाती है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग के जो नस होते हैं जो कैपिलरीज होती है वो बिल्कुल साफ और खुल जाती है। रक्त का वितरण अधिक प्रभावशाली और सुगम हो जाती है। उपयुक्त सत्य को परिणामित रूप से रक्त प्रभाव भी बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों है लैक्टिक अम्ल का कम मात्रा में जमा होना। आपने देखा होगा कि लो लेवल ऑफ अकोमुलेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड वातापेशी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य शर्करा यानी ग्लूकोज की ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा में बदल जाता है। आपको पता ही है कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के रूप में होती है, उसके लिए शर्करा यानी ग्लूकोज से ऊर्जा में बदलते समय एक व्यर्थ पदार्थ लैक्टिक अम्ल पैदा होती है। लैक्टिक अम्ल जो होती है हमारे लिए सही नहीं होती है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों को थकाने वाला और दर्दनाक बनाता है, ठीक है। इसलिए लैक्टिक एसिड बढ़ जाने से हमें दर्द होता है और हम थकान महसूस करते हैं। नियमित व्यायाम मांसपेशियों के ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ कार्य करने योग्य बनाता है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र यानी रक्त वह तंत्र अपने आप को विकसित कर लेता है, जिससे लैक्टिक अम्ल के स्तर में कमी आ जाती है। तो व्यायाम के द्वारा जो है लैक्टिक अम्ल को हम अपने शरीर में से कम कर सकते हैं। उसके बाद है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं नाक, नासिका छिद्र, फेरिंक्स,
लैरिंक्स, टैकिया और ब्रैक्रो तथा फेफड़े। हवा मुंह के माध्यम से भी श्वसन प्रणाली में प्रवेश कर जाती है, तो आपको भी पता है। ये अंग हवा अंदर खींचते हैं और रक्त के साथ गैसों की अदला बदली करते हैं तथा बदलती हुई हवा के बाहर फेंक देता है। तो अब कह सकते हैं श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो होता है अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, एक दीर्घकालीन होते हैं। तो हम इसी पे आप चर्चा करेंगे कि भाई इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर में होता है। सबसे पहले तो श्वसन प्रणाली पर व्यायाम को अल्पावधि तत्काल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी शॉर्ट टर्म इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही दोस्तों आ जाता है कि श्वसन दर में वृद्धि यानी रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीजिंग कैसे होती है। 1 मिनट में लिए गए श्वसन की कुल संख्या को हम श्वसन दर कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप जितना सांस लेते हो उसको श्वसन दर के से परिभाषित किया जाता है। विश्राम के समय एक व्यास की श्वसन दर सामान्यतः आपने देखा होगा 10 से 20 श्वसन प्रति मिनट होती है, यानी 12 से 20 होती है, परंतु व्यायाम के समय उसका जो होता है हो जाता है 40 श्वसन प्रति मिनट हो जाती है। आपने ये जनरली देखा होगा। अगला जो है हमारा ज्वारीय स्टाइलस वायु की क्षमता में बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग इन द टाइडल्स एयर कैपेसिटी। प्रत्येक श्वसन गतियों के दौरान फेफड़े के अंदर और बाहर आने वाली वायु की मात्रा को ज्वारीय यानी टाइडल्स वायु ट्रैट्स एयर कहते हैं। परंतु ज्वारीय वायु ट्रैट्स क्षमता एक संभावित श्वसन लेने श्वास छोड़ने के बाद टाइडल्स वायु के उपरांत गहरा श्वसन छोड़ने और श्वसन लेने की क्षमता होती है। इसकी मात्रा लगभग 500 से 800 सीसी के बीच होती है। आप देख सकते हो कि इसकी मात्रा जो रहेगी वो 500 से 800 सीसी के बीच में रहेगा। नियमित व्यायाम के बाद ये रेखा देखा गया है कि इससे टाइडल ज्वारीय वायु क्षमता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो इंक्रीजिंग ऑफ टाइडल एयर कैपेसिटी कब होती है, जब नियमित हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। उसके बाद है गैसों का आदान प्रदान की दर में वृद्धि यानी रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इंक्रीजिंग। आपने देखा होगा कि जब एक्सरसाइज हम नियमित रूप से करते हैं तो उससे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान की दर में भी काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाती है। उसके बाद जो हमारा है, ये तो हम शॉर्ट टर्म पढ़ रहे थे, अब हम जो पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालीन प्रभाव, यानी बहुत लंबे समय तक इसका क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात आती है आपके लिए कि श्वसन की मांसपेशियों की क्षमता में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिस्पिरेटरी मसल्स। श्वसन की मांसपेशियों की नियमित व्यायाम दक्षता को करना, सांस लेने और छोड़ने का धरावाह बढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन की मात्रा को और वृद्धि करने में मदद करती है। उसके बाद जो पॉइंट आता है फेफड़े और छातियों के आकार में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ लंग एंड चेस्ट। जब कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। व्यायाम के दौरान वह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन श्वसन द्वारा अंदर खींचता है और परिणाम से उसके फेफड़े और छाती का आकार जो होता है जनरल सी है बढ़ जाता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज जब करते हो तो आपको पता है अधिक मात्रा में आपके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो आप लंबे लंबे सांस लेते हो तो आप देखोगे कि आपके फेफड़े और छाती का जो आकार है उसमें वृद्धि हो जाती है। उसके बाद फुफ्फुसी प्रसार में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ पल्मोनरी डिफ्यूजन। आपको पता है पल्मोनरी डिफ्यूजन जो होती है बहुत ही नियमित होती है। नियमित व्यायाम और फुफ्फुसी प्रसार में वृद्धि करता रहता है। जो व्यक्ति जो नियमित व्यायाम करते हैं उनमें कुपिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कुपिकाएं जो होती है उसमें संख्या बढ़ जाती है, जिससे श्वसन से समय ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय फेफड़ों को कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन लेना और छोड़ना ये सारे के सारे काम जो होते हैं फेफड़े के ही होते हैं। उसके बाद जो होता है अपशिष्ट वायु की अधनता में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ रेसिड्यूल ऑफ एयर वॉल्यूम। अपशिष्ट वायु की वह मात्रा है जो श्वसन निष्कासन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसकी अपशिष्ट वायु की मात्रा अन्य की तुलना में अधिक बढ़ जाती है। ये तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, मांसपेशियों प्रणाली पर व्यायाम के प्रभाव। आप जो एक्सरसाइज करते हो उसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो मसल सिस्टम पे पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें भी आप दोस्तों याद रख सकते हो कि मांसपेशियों प्रणाली में व्यायाम के भी दो प्रभाव होते हैं, एक तत्कालीन होते हैं, एक दीर्घकालीन होते हैं। तो इसमें पॉइंट याद रखना आपको लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ दो ही चीज़ पे बात कर रहे हैं, एक तो है अल्पकालीन यानी तत्कालीन और एक होता है दीर्घकालीन। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मांसपेशियों प्रणाली पर व्यायाम के अल्पकालीन और तत्कालीन प्रभाव क्या पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहला तो प्रभाव यही दोस्तों पड़ता है कि रक्त वृद्धि में जो रक्त आपूर्ति में वृद्धि होता है, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये जो है बहुत जरूरी है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के लिए ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए रक्त समूहों जो रक्त आपूर्ति होता है पूरे शरीर में या किसी विशेष मांसपेशियों समूह में बढ़ जाती है। ये आपने देखा होगा कि जहां पर आपके बॉडी के जो पार्ट यूज हो रहा होता है उसमें रक्त प्रभाव जो होता है काफी मात्रा में बढ़ जाती है।
अगला बात जो आती है यहाँ मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ मसल टेम्परेचर। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की गति में वृद्धि होती है जो बहुत अधिक गर्मी पैदा करती है। इससे व्यायाम करने वाले मांसपेशियों समूह में स्थानांतरित तापमान में वृद्धि हो जाती है, यह आपने जनरली देखा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है दोस्तों मांसपेशियों की लचकता में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ मसल फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपने देखा होगा कि मांसपेशियों की लचकता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। नियमित व्यायाम द्वारा मांसपेशियों की लचक और खिंचाव में सुधार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों की गति धीमी सीमा में वृद्धि होती है और चोट से बचाव हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ और गति धीमी हो जाती है, यानी इंक्रीजिंग ऑफ मसल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है लैक्टिक अम्ल जमाव। आपने देखा होगा कि अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिस। मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि रक्त की आपूर्ति मांसपेशियों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान नहीं करती है तो इससे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द और मांसपेशियों में पीड़ा होती है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है, आपको दर्द और मांसपेशियों में पीड़ा का अनुभव होगा ही होगा। मांसपेशियां रेशों की सूक्ष्म चोटें, तो मैक्रो टीयर्स ऑफ मसल फाइबर। आपने देखा होगा कि मैक्रो टीयर्स जो होती है मांसपेशियों में प्रेजेंट रहती है। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को तनाव में आने के कारण मांसपेशी रेशे में यानी सूक्ष्म टूट फूट हो जाते हैं, जिसके जवाब में शारीरिक मांसपेशी रेशों की मरम्मत करके उन्हें और बढ़ा देना होता है। जब एक मांसपेशी बड़े आकार की बन जाती है तो इस प्रक्रिया की हम कह सकते हैं कि अतिवृद्धि यानी हाइपरट्रॉफिक्स कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट जो हमने पढ़ रहे थे वो जो तो हमारा था शॉर्ट टर्म। अब हम जो पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी मांसपेशियां प्रणाली पर व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव। तो दोस्तों दीर्घकालिक प्रभाव में क्या होगा, सबसे पहले तो बात यही आ जाती है कि मांसपेशियों की मोटाई यानी हाइपरट्रॉफिक्स ऑफ मसल्स। आप देखोगे कि मांसपेशियों की मोटाई में जो होती है वृद्धि होती है। नियमित व्यायाम द्वारा मांसपेशी तंतुओं का आकार और भार में बढ़ोतरी, अर्थात मांसपेशियों की मोटाई में जो हो जाता है ताकत में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ताकत में वृद्धि भी कह सकते हैं। दूसरी बात जो आ जाती है लचीलेपन में सुधार यानी इंप्रूवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है कि प्रतिदिन यानी व्यायाम करने से, डेली व्यायाम करने से हम सबसे बड़ा फायदा तो यही होती है कि इंप्रूव ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी नियमित व्यायाम द्वारा मांसपेशियों की लचक और खिंचाव में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गति की धीमी सीमा में वृद्धि हो जाती है और गंभीर मांसपेशियों की चोट को रोका जा सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए काफ़ी ऊर्जादायक होती है। उसके बाद जो आता है हमारा पॉइंट आती है मांसपेशियां भंडारण और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मसल स्टोरेज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ होती है। ठीक है, ये नियमित व्यायाम द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों के ऑक्सीजन की मात्रा में उपयोग में बढ़ोतरी करती है। आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एटीपी द्वारा ऊर्जा को बढ़ोतरी करता है। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। इसकी प्राप्ति मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रियस कोशिकाएं यानी का ऊर्जा केंद्र होता है। आपको पता ही है कि इसको हम पावर फैक्ट्री भी कहते हैं, एनर्जी के पावर हाउस भी कहते हैं। आपने पावर हाउस को 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रियस को हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। संख्या में वृद्धि के कारण होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। मांसपेशियों में जो होता है मायोग्लोबिन्स भंडारण की क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी मायोग्लोबिन्स जो होती है वो उसकी भंडारण करना की क्षमता जो होती है इसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों इसमें ग्लाइकोजन भंडारण में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज। जो होती है ग्लाइकोजन जो होती है स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है ग्लाइकोजन आमतौर पर मांसपेशियों और जो हमारा लीवर होता है यकृत होता है में जमा होती है। नियमित व्यायाम शरीर से ग्लूकोजन के भंडारण को बढ़ाने में मदद करता है, जो 90 से 120 मिनट तक निरंतर ऊर्जा दे सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 90 से 120 मिनट तक निरंतर ऊर्जा प्रदान करता ही रहता है। उसके बाद जो हमारा है ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी अपचयन में वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म। आपने देखा होगा कि इंक्रीजिंग करते हैं ये ऑक्सीडेशन करता है और मेटाबॉलिज्म करता है। सहन शक्ति व्यायाम ऑपरेशन माइटोकॉन्ड्रिया को घनत्व को बढ़ाकर कंकाल की मांसपेशियों और वसा ऑक्सीकरण की क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि इसका काम ही होता है कि मांसपेशियों में जो वसा होती है उसकी क्षमता को बढ़ाना होता है। लंबी अवधि के व्यायाम बहुत अधिक ऊर्जा की मांग करते हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए वसा और ऑक्सीकरण के कारण अपचयन बढ़ता है। इससे ऊर्जा को प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इससे दोस्तों यही होता है कि जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है आपके शरीर में। उसके बाद हमारा जो इसका लास्ट पॉइंट आता है लैक्टिक एसिड सहनता, यानी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। आपने देखा होगा कि जो व्यायाम करते हैं या एरोबिक प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियां लैक्टिक एसिड को बेहतर ढंग से सहन करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। हमारे शरीर में
इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो जिसने जो व्यक्ति जो है एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहते हैं वो उनके लैक्टिक एसिड जो होती है हमारे शरीर के ऊपर उनका बेहतर ढंग से सहन करने की क्षमता आ जाती है। तो इसका जो लैक्टिक एसिड पे है हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे मांसपेशियों से अधिक कुशलता से साफ कर देता है, क्योंकि ये हमारे मांसपेशी जो होती है बहुत कुशलता से उसको साफ कर देती है। एरोबिक प्रशिक्षण के साथ जो कोशिका ऑक्सीजन की वो पोषण तत्वों के साथ मांसपेशियों को आपूर्ति करने के लिए रक्त की मात्रा में वृद्धि कर देती है। तो इस तरह से जो होता है हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है इस तरह कार्य करता है। दोस्तों ये पार्ट जो था हमारा बी था, हम सी में फिर से मिलेंगे। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है जो चैनल के बारे में अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, दोस्तों पे बताइए या व्हाट्सएप पे लगाइए जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, एग्जाम उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी आशा के साथ कि आप ऐसे कीजिएगा। हम अगले इसके पार्ट सी में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।